आज हम कहानी समझने वाले हैं एक ऐसे नौजवान ट्रेडर की, मैथे विमे, जिसने ऑनलाइन प्रॉप फर्म्स की दुनिया में रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी हासिल की। अब देखिए, ये एक ऐसी दुनिया है जहां बहुत कम लोग ही टिक पाते हैं, लेकिन मैथे ने न सिर्फ इसमें कामयाबी पाई, बल्कि एक तरह से इसके खेल के नियमों को ही बदल डाला। और ये जो रकम है ना, ये उनकी कुल कमाई नहीं है। ये तो सिर्फ एक बार में मिला हुआ पे आउट है, लगभग $7 लाख। इससे देखकर सबसे पहला सवाल दिमाग में यही आता है कि आखिर ये हुआ कैसे। लेकिन इतनी बड़ी जीत के पीछे एक बहुत बड़ी कीमत भी थी। माखे खुद बताते हैं कि पिछले 5 सालों में उन्होंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। उनके लिए काम और छुट्टी में कोई फर्क ही नहीं रह गया था। 2400 घंटे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग ही चलती थी। और यही जुनून, यही दीवानगी उनकी कामयाबी की असल वजह बनी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उनके शुरुआती और सबसे मुश्किल दौर से, वो दौर जहां इस जुनून की कीमत चुकानी पड़ रही थी। मैथी ने सिर्फ 17 साल की उम्र में ट्रेडिंग शुरू की और बस इसके दीवाने हो गए। लेकिन शुरुआती 1.5 साल तक वो लगातार पैसे गंवाते रहे। अब ट्रेडिंग के नुकसान की भरपाई के लिए वो साइड में वेबसाइट्स बेचते थे। फिर एक दिन उन्हें लगा कि अगर यही मेहनत उन्होंने अपने वेबसाइट बिजनेस में लगाई होती तो वो अब तक अमीर बन चुके होते। बस यही सोचकर उन्होंने ट्रेडिंग से 6 महीने का ब्रेक ले लिया। और ये जो ब्रेक था ना, ये उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जब वो वापस लौटे तो उनका माइंडसेट बेहतर था और उनके पास कैपिटल भी ज्यादा था। और फिर अगले कुछ ही सालों में उन्होंने वो कर दिखाया जो बहुत कम लोग सोच भी पाते हैं। तो अब सवाल ये है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया जो दूसरे नहीं कर पाए। यहीं पर आता है उनका प्रॉप फर्म्स को क्रैक करने का कोड। मैथे ने यह समझा कि प्रॉप फर्म ट्रेडिंग कोई आम ट्रेडिंग नहीं है, ये एक अनोखा खेल है जिसके नियम भी अपने हैं। देखिए, पर्सनल अकाउंट के लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी क्या होती है? S&P 500 जैसा कोई इंडेक्स खरीदो और भूल जाओ, है ना? लेकिन प्रॉप फर्म अकाउंट में ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल काम नहीं करती। वहां तो आपको एक एक्टिव स्ट्रैटेजी चाहिए जो फर्म के सख्त नियमों और उनके टाइम लिमिट के अंदर काम कर सके। और यहीं पर माथे एक बहुत ही दिलचस्प बात कहते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि आप कौन सा एसेट ट्रेड कर रहे हैं, आपको ये भी जानना होगा कि वो प्रॉप फर्म काम कैसे करती है। मतलब अपने लगाए हुए पैसे पर सबसे ज्यादा पे आउट कैसे निकालना है, ये समझना जरूरी है। खेल सिर्फ मार्केट को ट्रेड करने का नहीं है, खेल उस सिस्टम को ट्रेड करने का है। तो फिर एक भरोसेमंद प्रॉप फर्म चुने कैसे? मैथ्स के हिसाब से कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए। पहला, अगर किसी फर्म के नियम बाकियों से इतने ज्यादा अच्छे हैं कि यकीनी ना हो तो सावधान हो जाइए। दूसरा, अगर पुरानी जानी मानी फर्म्स बंद हो रही हैं और तभी कोई नई फर्म आसान नियमों के साथ मार्केट में आ जाए तो ये भी एक खतरे का संकेत है। और तीसरा, एक्स या ट्विटर और डिस्कॉर्ड जैसे प्लेटफॉर्म्स पर हमेशा नजर रखें, क्योंकि अगर कोई फर्म गड़बड़ करती है तो लोग सबसे पहले वहीं शिकायत करते हैं। चलिए अब आते हैं रिस्क मैनेजमेंट पर। और यहाँ महत्ते के जो सिद्धांत है वो पारंपरिक सोच से एकदम बिल्कुल अलग है, और शायद यही उनकी कामयाबी का एक बड़ा राज भी है। ट्रेडिंग में एक नियम हम सबने सुना है कि हर ट्रेड पर अपने कैपिटल का 1% से ज्यादा रिस्क मत लो, वरना वो जुआ है। लेकिन फिर दूसरी तरफ वॉरेन बफेट जैसे दिग्गज हैं जो कहते हैं कि कई बार उन्होंने अपनी 75% नेटवर्थ एक ही जगह लगा दी थी। तो सच क्या है? ये विरोधाभास हमें बताता है कि नियमों को आंख बंद करके फॉलो नहीं करना चाहिए। और यही है सबसे जरूरी बात, नियम से ज्यादा जरूरी है नियम के पीछे का सिद्धांत। 1% वाला नियम शायद पर्सनल अकाउंट के लिए सही हो, लेकिन प्रॉप फर्म्स में जहां आपका अपना पैसा दांव पर नहीं होता, ये हमेशा सही नहीं बैठता। इसे समझाने के लिए माथे एक मैजिक मनी मशीन का उदाहरण देते हैं। जरा सोचिए, आपके पास एक ऐसी मशीन है जिसमें आप जो भी पैसा डालते हैं वो उसे डबल कर देती है। तो आप क्या करेंगे? जाहिर है उसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा डालने की कोशिश करेंगे। ट्रेडिंग में आपकी जो एज या आपकी जो प्रूवन स्ट्रैटेजी है वो इसी मैजिक मशीन की तरह है। लेकिन इस पर 2 शर्तें हैं। पहली शर्त, रिस्क ऑफ रूइन को मैनेज करना। मतलब इतना बड़ा रिस्क कभी मत लो कि एक ही ट्रेड में सब कुछ खत्म हो जाए, आप गेम से ही बाहर हो जाएं। और दूसरी शर्त, अपने दिमाग को मैनेज करना। उतना ही रिस्क लो जितना आप आराम से झेल सको, इतना नहीं कि डर या तनाव के मारे आप अपने ही प्लान को फॉलो न कर पाओ। मैथे का एक नियम ऐसा है जिसे वो कभी नहीं तोड़ते। वो कहते हैं, मैं अपना स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट कभी नहीं हिलाता। उनका मानना है कि रिस्क के सारे फैसले ट्रेड लेने से पहले ठंडे दिमाग से लिए जाने चाहिए। एक बार आप ट्रेड में आ गए तो फिर भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं ट्रेडिंग के सबसे जरूरी और शायद सबसे मुश्किल पहलू पर, साइकोलॉजी
यानी मन का खेल। और यहां भी मैथे का नजरिया काफी अलग है। बहुत से ट्रेडर्स अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि मैं अपने प्लान पर कैसे टिका रहूं, डिसिप्लिन के लिए कौन सी किताब पढूं। उन्हें लगता है कि शायद अनुशासन किताबों से सीखा जा सकता है। इस पर मैथे का जवाब ना बहुत ही सीधा और सटीक है। वो कहते हैं कि ये तो वैसा ही है जैसे कोई एब्स बनाने के बारे में किताबें पढ़कर एब्स बनाने की कोशिश करे। आपको जिम जाना ही पड़ेगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी। वैसे ही ट्रेडिंग में अनुशासन कोई किताब नहीं सिखा सकती, वो आपको करना ही पड़ता है। तकलीफ से आप बच नहीं सकते। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो अपनी ट्रेडिंग की दिक्कतों को ठीक करने के लिए मेडिटेशन, किताबें, इन सब पर फोकस करते हैं। लेकिन मैथी का नज़रिया बिल्कुल उल्टा है। वो कहते हैं कि पहले अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी एज पर काम करो, साइकोलॉजी उसके बाद आती है। असल में कई लोग अपनी खराब स्ट्रैटेजी का दोष अपनी साइकोलॉजी पर डाल देते हैं, जबकि असली प्रॉब्लम तो स्ट्रैटेजी में होती है। उनके हिसाब से साइकोलॉजी का सबसे बड़ा हैक है अकाट्य डेटा। जब आपके पास सालों का बैक टेस्ट किया हुआ डेटा होता है जो ये साबित करता है कि आपकी स्ट्रैटेजी काम करती है, तो आत्मविश्वास और अनुशासन अपने आप आ जाते हैं। तो चलिए अब कहानी के आखिर में ये देखते हैं कि इतनी बड़ी कामयाबी के बाद जिंदगी कैसी दिखती है और कौन से नए सवाल सामने आकर खड़े हो जाते हैं। माथे कहते हैं कि वो नहीं चाहते कि लोग उन्हें सिर्फ इसलिए याद रखें कि वो एक जीरो सम गेम में बहुत अच्छे थे। ट्रेडिंग एक ऐसा खेल है जहां किसी के फायदे का मतलब किसी दूसरे का नुकसान होता है। वो इससे आगे बढ़कर समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। और ये भी एक अजीब सी बात है कि जब कोई सिस्टम इतना परफेक्ट हो जाता है कि वो लगभग ऑटो पायलट पर चलने लगता है, तो उसमें से जो दिमागी चुनौती होती है वो खत्म हो सकती है। जो चीज़ कभी बहुत रोमांचक लगती थी वो अब उतनी दिलचस्प नहीं रहती। तो आखिर में हम इस एक सवाल के साथ रुकते हैं। अगर कामयाबी की कीमत वो जुनून है जो दौलत बनाने में मदद करता है, तो फिर उस दौलत को बनाए रखने की क्या कीमत है? मंजिल पर पहुंचने के बाद का सफ़र कैसा होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हर कामयाब इंसान को कभी ना कभी खुद से पूछना पड़ता है।